बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिंकेज टू स्पेशल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मैपिंग टेक्निक्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बेस के ऊपर मैपिंग कैसे करते हैं, यानी हम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करके मैपिंग कर रहे थे। इस टॉपिक में हम कुछ टेक्निक्स भी देखेंगे, इसमें कुछ फार्मूलाज होंगे, टेक्निक्स होंगी कि इन टेक्निक्स की बेस के ऊपर हम मैपिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो है वो पढ़ेंगे एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ द लार्ज मैप डिस्टेंस। ठीक है, अगर हमारे पास लार्ज मैप है, ठीक है, तो लार्ज मैप डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ द सिंगल मियोसिस, इसको हम टेट्राड एनालिसिस भी कहते हैं, तो ये भी हम देखेंगे कि सिंगल मियोसिस में जो है वो मैपिंग कैसे करते हैं। उसके बाद मैपिंग ह्यूमन क्रोमोसोम, यानी ह्यूमन की जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, जो मैपिंग है, उसमें कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं और वो कैसे की जाती है। तो 3 टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो हम देखते हैं सबसे पहले कि एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ द लार्ज मैप डिस्टेंस। ठीक है, कुछ हम बैकग्राउंड नॉलेज को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लार्ज रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लेस एक्यूरेसी इन द मैप डिस्टेंस। अगर हमारे पास रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मैप डिस्टेंस में एक्यूरेसी कम होगी, यानी कम एक्यूरेसी, यानी उसके चांस ऑफ जो है वो एक्यूरेसी कम होते जाएंगे। ठीक है, एक्यूरेट लेस एक्यूरेट होगा। इसी तरह अगर लार्ज रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी तो स्मॉलर मैप यूनिट होगा हमारे पास। ठीक है, जो मैप यूनिट बनेगा वो छोटा बनेगा। इसी तरह स्मॉलर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लार्ज मैप डिस्टेंस, देखें ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं, यानी अगर लार्ज रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी तो स्मॉलर मैप यूनिट होगा, अगर स्मॉलर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी तो लार्ज मैप यूनिट होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो टिपिकली व्हेन मेयरिंग रिकम्बिनेशन बिटवीन 3 लिंक्ड लोसाई, यानी आमतौर पर जब हम 3 लोसाई के दरमियान जो है वो लिंकेज या मैप डेवलप करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अब ये देखिए हमारे पास 3 लोसाई हैं ए बी सी। अब हम क्या करते हैं कि इनके शॉर्ट सेगमेंट्स करते हैं, यानी ए टू बी और बी टू सी, और इनको आपस में सम कर लेते हैं। यानी जो डिस्टेंस है ए और बी से, ए से बी तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी, जो ए से देखें अब ये डिस्टेंस देखें, ये ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये, और बी से जो सी है ये, इस दोनों डिस्टेंस को हम सम करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास एक्यूरेट डिस्टेंस होगा ए टू सी। यानी ए बी का हमने फाइंड किया, बी सी का फाइंड किया, हम फाइंड करना चाहते हैं ए और सी का। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखें 2 मेथड्स बन जाते हैं। यहाँ तो आपके पास आप क्या करें कि ए से सी तक मुकम्मल जो है वो डिस्टेंस फाइंड कर लें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम पहले ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करें, फिर बी और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करें और इन दोनों को सम ऑफ कर लें। तो अब यहाँ पे क्या है सूरत हाल, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जब हम ए बी और बी सी को सम ऑफ करते हैं, इनको ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं, तो इनका जो डिस्टेंस है वो ए और सी का डिफरेंट आता है। अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो उसका डिफरेंट आता है। तो विद द यूज़ ऑफ द सच डाटा, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट दैट कैन बी मेड ऑफ द मैप डिस्टेंस बिटवीन द 2 आउटसाइड लोसाई ए एंड सी इन द फॉलोइंग डायग्राम। यानी अगर हम देखें 2 हमारे पास मेथड्स आ गए, तो इसमें से एक्यूरेट मेथड कौन सा है ये हमने फाइंड करना है। तो एक्यूरेट मेथड जो हमारे पास होगा वो हमने जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है। इसमें ए बी और बी टू सी, तो ये जो हमारे पास होगा, यानी ये शॉर्ट इंटरवल डिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करेंगे और दोनों को हम जो है वो ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास ए और सी का डिस्टेंस
आ जाएगा। However, what if we have no intervening markers loci available to measure recombinations in the shorter interval? पहला मसला तो हमारा सॉल्व हो गया। ये देखें कि हमारे पास 3 लोसाई हैं, ठीक है, ए बी सी। हम ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। अब तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड हमने ये चूज़ किया कि ए बी को पहले फाइंड किया जाए, फिर बी और सी को फाइंड किया जाए और फिर इन दोनों को प्लस कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर एक और सिचुएशन आ जाती है जिसमें क्या है कि नो इंटरवेनिंग मार्कर लोसाई अवेलेबल टू मेजर रिकम्बिनेशन द शॉर्टर इंटरवल्स। अगर हमारे पास बी एब्सेंट है, देखें ना, हम ए और सी के दरमियान कैलकुलेट करना चाहते, बी अननोन है, वो अभी तक हमने फाइंड नहीं किया कि यहाँ पे ए और सी के दरमियान कौन सा लोसाई है, कौन सी एलील्स हैं, तो ये हमें फाइंड नहीं है अभी। तो फिर हम क्या करेंगे? Such situation would be commonly encountered when beginning to a map new experimental organism or in case in which the genome is huge। इस तरह की सिचुएशन तब आती है जब हम एक नया ऑर्गेनिज़म यूज़ करें, फर्स्ट टाइम उस ऑर्गेनिज़म को यूज़ करें जिसकी सीक्वेंस फाइंड नहीं हुई, ठीक है, यानी उससे पहले उसकी सीक्वेंस फाइंड ही नहीं हुई। तो हम पहले जो एलील्स है और आखिरी एलील्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो अब दरमियान वाले एलील्स का हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस सूरत हाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? एज इन द ह्यूमन बीइंग, जैसा कि ह्यूमन बीइंग में होता है। फॉर एग्जांपल इन प्रीसीडिंग डायग्राम व्हाट इफ़ देयर वर नो नॉन बी लोकस, ठीक है। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर ए और सी के दरमियान बी ना हो तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ फिर क्या हो, वुड वी हैव टू मेक डू विद द मैप डिस्टेंस वैल्यूज़ ऑब्टेन डायरेक्टली फ्राम द ए टू सी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे ये टेक्निकल क्वेश्चन है कि क्या अगर हमारे पास बी हमें अननोन है, हमें नहीं पता कि वहाँ पे बी है, सी है, क्या है, लेकिन इतना ये है कि वहाँ पे कोई एलील्स हैं, वो अननोन है, हमें उसका डिस्टेंस नहीं पता, तो हम ए टू सी को एज ए एक्यूरेट तस्वर करेंगे? इफ देयर वर अदर लोसाई बिटवीन द ए एंड बी, बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। यानी हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई हैं। दोबारा वापस आएँ इधर, ये देखें, पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि ए बी और सी है और हमने ए से सी तक डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया कि हमने जो ए और बी और सी का पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर इनको प्लस करना है, तो हमारे पास ए और सी का डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास बी हो ही ना, तो क्या हम ए और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? और अगर ए बी सी है लेकिन इनके दरमियान यहाँ पे और भी कोई लोसाई है, ठीक है, यहाँ पे भी है, तो इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो luckily there is a way of taking any recombinant frequency and performing a calculation to make it a more accurate measures of the map distance without studying shorter and shorter intervals, ठीक है। खुशकिस्मती से हमारे पास एक ऐसा मेथड है कि हम जो शॉर्टर इंटरवल हैं उनको मेजर किए बगैर हम पहले और आखिरी यानी फर्स्ट कार्नर और लास्ट कार्नर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जीन सीक्वेंसिंग का जो लिंक जेनेटिक मैप का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं। बिफोर वी कंसिडरिंग द कैलकुलेशन लेट थिंक अबाउट द रीजंस व्हाई लार्जर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आर लेस एक्यूरेट मेजर ऑफ द मैप डिस्टेंस। अब हमने 3-4 चीज़ें जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो देखे। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो लार्जर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है उसका मैप डिस्टेंस जो है वो लेस होता है। तो ये क्यों लेस होता है, ठीक है। लार्जर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मीन के इसमें क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हुई है, रिकम्बिनेंट्स ज़्यादा बने। तो वी लर्न दैट डबल क्रॉस ओवर ऑफन लीड टू द पेरेंटल अरेंजमेंट ऑफ द एलील्स एंड देयरफॉर द रिजल्टिंग meiotic products are not counted when measuring recombinant frequency। ये देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पे लिखी है कि जब हम देखते हैं कि डबल क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है, डबल क्रॉस ओवर के दौरान क्या होगा कि जो हमारे पास न्यू रिकम्बिनेंट्स बनेंगे हैं तो वो रिकम्बिनेंट्स लेकिन वो पेरेंटल कम्बिनेशन के हैं, उसमें रिकम्बिनेशन हुई है
लेकिन वो उसकी जो सीक्वेंसिंग की गई तो पता चला कि वो तो पेरेंटल सारी अरेंजमेंट है। तो अब हमने तो वहाँ पर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पे करना था, ठीक है, लेकिन इसमें रिकम्बिनेंट तो ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी रिकम्बिनेशन जो है वो कम्बिनेशन की बेस पे हम जो है वो इसका अब देखेंगे कि ये इस पर कितनी जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है और ये पेरेंटल है या न्यू रिकम्बिनेंट है। तो we learned that double crossover often lead to a parental arrangement of the alleles and therefore the resulting meiotic products are not counted when measuring recombinant frequency, ठीक है, यानी जब हम रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे होते हैं तो पेरेंटल कम्बिनेशन को हम इग्नोर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको हम काउंट नहीं करते। एंड द सेम इज़ ट्रू फॉर द अदर टाइप ऑफ द मल्टीपल क्रॉसओवर, ठीक है, यही वजह है कि अगर मल्टीपल क्रॉसओवर होंगे तो हमारे पास जो है वो पेरेंटल कम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे, तो उन पेरेंटल कम्बिनेशंस को हम इग्नोर कर देंगे। वो हो कम्बिनेशन तो होगी लेकिन वो कम्बिनेशन दोबारा पेरेंटल बन गया। अब यहाँ पे देखें ये बी डायग्राम है जहाँ पर डबल क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है। अब ये देखें कि ये येलो कलर का और ब्लू कलर का सेगमेंट्स, ये इस सेगमेंट्स का ये देखें ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन जो सीक्वेंस है ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस, ठीक है, ये देखें ये पेरेंटली सीक्वेंस है। नीचे भी देखें यहाँ पे भी ये सेगमेंट हुआ है, लेकिन जो हमारा रिक्वायर्ड जो अलील्स हैं वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुई, वहाँ पे कोई रिकम्बिनेशन नहीं हुई। क्रॉस ओवर हुआ है लेकिन रिकम्बिनेशन नहीं हुई, जिससे क्या होगा कि हम जो इसमें न्यू रिकम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे और उस रिकम्बिनेंट को हम कैलकुलेशन के दौरान इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो सूरत हाल बची है वो है कि हम एक ऐसा फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है, जिससे हम जो है वो ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली फार्मूला जो है इसको हम कहते हैं मैपिंग फंक्शंस हैव बीन ड्राइव्ड एंड डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एक ऐसा फार्मूला है जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, मैप डिस्टेंस और रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसके दरमियान हमें रिलेशनशिप शो करता है। अब यहाँ पे ये देखें a mapping functions for relating map distance and recombination frequency. This particular mapping function was developed by JBS Halden and assumed no interference between crossover. तो इसने यानी उस वक्त assume किया कि इंटरफेरेंस नहीं हो रही इसके दरमियान, ठीक है। The variable D is crossover frequency. अब यहाँ पे ये देखें ये जो D है ये क्या है, crossover frequency है, एंड E इज़ द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, और ये जो है ये नेचुरल लॉगरिथम की बेस है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके हम जो है वो एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर उसमें 3 ऑप्शन हमारे पास जो आए थे, नंबर 1 कि अगर हमारे पास जो है वो ए बी सी एलील्स हो तो हम ए और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, या अगर हमारे पास बी एब्सेंट हो तो फिर हम उसको वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर ए बी सी ए और बी के दरमियान और 3-4 एलील्स हों, बी और सी के दरमियान और कुछ एलील्स हों, तो फिर हम जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस तमाम जो सूरत हाल थी, सिचुएशन थी, उनके लिए हम जो है वो ये फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम मैपिंग फंक्शन कहते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ द सिंगल मियोसिस, या इसको हम टेट्राड एनालिसिस भी कहते हैं। अब द प्रोडक्ट ऑफ द सिंगल मियोसिस रिमेन टुगेदर एज अ ग्रुप ऑफ द 4 सेल्स कॉल्ड टेट्राड। टेट्राड क्या होता है, ये आपने माइकोलॉजी में पढ़ा था कि कुछ फंगस के अंदर जैसे कि बेसिडियोमाइसीड्स हैं, ठीक है, इनमें जो 4 सेल्स होते हैं ना उसको हम टेट्राड्स कहते थे। वो स्पोर्स की शेप अख्तियार कर लेते थे, शक्ल बना लेते थे, ठीक है, उसको हम टेट्राड के लिए उसके लिए हम टेट्राड का वर्ड यूज़ करते थे। तो अ टर्म बेस्ड ऑन द ग्रीक वर्ड्स फॉर टेट्राड एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली इन सम फंजाइज एंड सिंगल सेल्ड एल्गी, ठीक है। तो टेट्राड एनालिसिस जो है ये सिर्फ फंजाई के अंदर, कुछ सिंगल सेल्ड एल्गी के अंदर ही पॉसिबल है। इन मशरूम्स लाइक फंजाइज बेसिडियोमाइसीड्स अ सिंगल मियोसिस प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ द 4 बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, यानी सिंगल मियोसिस से 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं दैट फॉल टू द अर्थ
फॉर्म द मशरूम, ठीक है। यानी वो जो स्पोर जब ज़मीन पे गिरते हैं तो उनसे जो है वो नए मशरूम्स प्रोड्यूस होते हैं। इन एसिकोमाइसीड फंजाई सच एज yeast and molds products of single meiosis are enclosed in a sac called ascus, ठीक है। तो एस्कस में enclosed होते हैं। the spores in the ascus are called ascospores। the unicellular algae जैसे Chlamydomonas also has an ascus like structures। Basidiospores, ascospores and equivalent algal spores are the type of the sexual spores। यानी इस सारा पैराग्राफ को पढ़ने का मकसद ये है कि हम जो अनासिर व सिंगल मियोसिस की बेस के ऊपर जो हमने मैपिंग करनी है वो सिर्फ हम जो है वो फंजाई के अंदर और यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर जो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका कुछ बेसिक तारफ़ दिया है कि जो बेसिडियोमाइसीड्स है उसमें भी 4 स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के बाद। इसी तरह जो एस्कोमाइसीड्स है, ठीक है, इसमें भी जो स्पोर्स बनते हैं उसको एक एस्कस में क्रॉस कर दिया जाता है जिसको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। अब मियोटिक प्रोडक्ट ऑफ द एस्कोमाइसीड्स, अब जो इसके जो स्पोर्स बनते हैं इसको हम कहते हैं मियोटिक प्रोडक्ट्स। ओकेजनली सम अदर ऑर्गेनिजम्स स्टे टुगेदर एज द 4 प्रोडक्ट्स ऑफ द सिंगल मियोसिस एज अ टेट्राड। अब ये चारों इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंगल मियोसिस में ना सॉरी एक सिंगल सेल के अंदर चारों स्पोर चारों न्यूक्लियस इकट्ठे रहते हैं। डायग्राम में देखें इस पॉइंट पे ये देखें, ठीक है, मियोसिस 2 में। अब ये देखें 4 सेल हमारे पास 4 जो है वो न्यूक्लियस हैं सेल के अंदर। तो इन सम ऑर्गेनिजम्स टेट्राड फॉर्मेशन इज़ फॉलोड बाय द पोस्ट मियोटिक माइटोसिस विद इन द एस्कस। अब कुछ के अंदर पोस्ट मियोटिक माइटोसिस होती है, ठीक है। मियोटिक और मियोटिक भी होती है और माइटोसिस भी होती है विद इन द एस्कस एंड रिजल्टिंग इन द स्पोर्स ऑक्टेट्स। अब रिजल्टिंग क्या होता है, नतीजे के तौर पे 4 से 8 स्पोर बन जाते हैं। If the 4 spores are situated in the same linear order as produced by the 2 divisions of the meiosis, it is an ordered tetrad, ठीक है। अगर ये देखें जिस सीक्वेंस में आ रहा है, यानी हमारे पास ये स्पोर है, ये ब्लैक है और ये वाइट है, ठीक है। जब इसकी आगे मियोसिस हुई तो 4 स्पोर बने, 2 ब्लैक 2 वाइट। इसी तरह जब इसकी आगे डिवीजन होगी तो 8 स्पोर बन जाएंगे, ठीक है। 4 ब्लैक और 4 जो है ये वाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये ऑर्डर्ड हैं, वाइट जो अलग हैं और ब्लैक जो हैं वो अलग हैं, ठीक है। यानी एक तरतीब से पड़े हुए ना, पहले ऊपर जो है ये ब्लैक पड़े हुए हैं और नीचे वाले साइड पे ये जो वाइट सेल पड़े हुए हैं, न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। इफ़ द 4 स्पोर आर सिचुएटेड इन द सेम लीनियर ऑर्डर्स एज प्रोड्यूस्ड बाय द 2 डिवीजन ऑफ द मियोसिस, इट इज़ एन ऑर्डर्ड टेट्राड। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड टेट्राड, यानी ये तरतीब से लगे हुए हैं। इन द ऑर्डर्ड टेट्राड्स कंसिडर 2 जीन्स ए एंड बी। इसमें फ़र्ज़ करें ये 2 जीन्स हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। 3 अरेंजमेंट्स ऑफ द स्पोर्स। तो यहाँ पे स्पोर्स की 3 अरेंजमेंट हो सकती हैं। नंबर 1 पेरेंटल डाइटाइप्स, टेट्रा टाइप और नॉन पेरेंटल डाइटाइप्स, ठीक है। पेरेंटल डाइटाइप्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज सीन इन द फिगर। द पेरेंटल डाइटाइप्स इंडिकेट नो क्रॉसओवर। अब जो हमारे पास पेरेंटल डाइटाइप है, ठीक है, उसको इंडिकेट कर रहा है कि कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ। इसी तरह टेट्रा टाइप रिवेल्स वन रिकम्बिनेशन बिटवीन द 2 जीन्स एंड द सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन ऑफ द बी एंड बी एलील्स। रिवेल्स रिकम्बिनेशन बिटवीन द बी एंड बी जीन्स एंड सेंट्रोमेर, ठीक है। यानी यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करने वाली हैं। एक पेरेंटल डाइटाइप है, टेट्रा टाइप है और नॉन पेरेंटल टाइप है, ठीक है। तो जो पेरेंटल टाइप है इंडिकेटेड नो क्रॉसओवर, इसका मतलब है यहाँ पे कोई रिकम्बिनेशन नहीं हुई, कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे देखें ये पेरेंटल्स आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई रिकम्बिनेशन नहीं हुई, कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ। उसी तरह जो क्रोमोसोम्स हैं या एलील्स हैं उसी तरह आगे ट्रांसफ़र हुई हैं। सेकंड सिचुएशन है यहाँ पे
टेट्रा टाइप, ठीक है, रिवेल्स वन रिकम्बिनेशन बिटवीन द टू जीन्स, दो जीन्स के दरमियान सिर्फ एक रिकम्बिनेशन हुई है, यानी सिंगल क्रॉस ओवर हुआ है। एंड द सेकेंड वी इन सेग्रीगेशन ऑफ द बी एलील्स रिवेल्स रिकम्बिनेशन बिटवीन द बी जीन्स एंड सेंट्रोमियर, ठीक है। अब जो सेकंड सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन है, ये कहता है कि अब दो जगह पे रिकम्बिनेशन हुई, एक तो सेंट्रोमियर्स के दौरान और दूसरा बी और बी में। तो इस तरह हम जो है इसकी जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड करके उसी तरह हम इसका जेनेटिक मैप जो है वो डेवलप कर सकते हैं।